अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार की मेरे जेडी ए टू जेड पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अग्निवीर जीडी के प्रीवियस ईयर या फिर संभावित जो प्रश्न आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन हम इसमें कवर कराएंगे, क्योंकि इसके पूरे जो विकल्प दिए गए हैं पूरे विकल्प भी क्लियर कराएंगे। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? यहाँ देखते हैं हम खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। अब देखते हैं इसके बाद से आपका आता है दूसरा, आपका आ रहा है कि गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव से देखते हैं। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, मतलब सिख धर्म का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म का संस्थापना की है। अब पूछा जाता है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी जिले के ननकाना साहिब नामक ग्राम में हुआ था। तलवंडी जिले के ननकाना साहिब नामक ग्राम में हुआ था। अब इसके बाद से देखते हैं, ये जो खालसा पंथ के स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो बैसाखी में होती है। खालसा पंथ कब मनाया जाता है? खालसा दिवस कब मनाया जाता है? तो बैसाखी में। कब मनाया जाता है? बैसाखी में। अच्छा, जो आपके गुरु रामदास हैं, कौन? गुरु रामदास। तो गुरु रामदास ने क्या किया था? रामदास ने बसाया था आपका अमृतसर नगर। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और जो सिखों के जो दूसरे गुरु हैं उनका नाम है अंगद देव। तो कैसे याद करेंगे? देखो, सिख रेजिमेंट था जो, सिख धर्म से आपका एक नया क्वेश्चन पूछना है इसको। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं हम गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव से क्या ट्रिक बनाएंगे? हम गुरु अंगद देव से ट्रिक बनाएंगे। देखो, सबसे पहले कौन वहाँ पे लंका में सबसे पहले कौन गए थे? हनुमान जी गए थे। कौन गए थे? हनुमान जी गए थे। कौन गए थे? हनुमान जी। और इसके तुरंत बाद से कौन गया था? इसके तुरंत बाद से कौन गया था? तो इसके बाद से गए थे अंगद देव। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं हम देखते हैं। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अब यहाँ से देखते हैं हम समुद्रगुप्त से। इसके बाद से देखते हैं इससे क्या-क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश का संस्थापक। इन्होंने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब पूछा जाता है इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था चाणक्य। इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। और चाणक्य का उपनाम था कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। अब एक-एक बात सुनते जाइए कि मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, और चाणक्य को हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने एक कविता चाणक्य ने की जो एक लेखन पद्धति है, चाणक्य ने कुछ लिखा है। चाणक्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने। किसने लिखी है? चाणक्य ने। अब इसके बाद से देखते हैं बिंदुसार कौन है। इसके बाद से देखते हैं कि बिंदुसार कौन है? बिंदुसार कौन है? यहाँ से देखते हैं हम कि बिंदुसार कौन है? बिंदुसार कौन है? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। सम्राट अशोक कौन है? बिंदुसार को हम अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। शत्रु विनाशक जिसे कहते हैं, अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अमित्र घात के नाम से कैसे जानते हैं? बिंदुसार को। सम्राट अशोक को हम किस नाम से जानते हैं? तो सम्राट अशोक जो है, इनको हम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व इनका एक 261 ईसा पूर्व में इनका एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध में क्या हुआ था कि ये अशोक कलिंग युद्ध में इनका जो मन हुआ था द्रवित हो गया था। कलिंग युद्ध में इनका मन द्रवित हो गया था मारकाट से, और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनके जो पुत्र थे महेंद्र, और इनकी पुत्री थी संघमित्रा। इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे महेंद्र। महेंद्र। और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। इनको श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किस लिए? प्रचार करने के लिए। तो आपको ये बात याद रखनी है। महेंद्र, संघमित्रा, इनके पुत्रों का नाम महेंद्र और संघमित्रा। कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत की शराब राजधानी क्या है? भारत की शराब राजधानी क्या है? तो भारत की शराब राजधानी आपका है भारत की शराब राजधानी है आपकी नासिक, महाराष्ट्र। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र। भारत की शराब राजधानी नासिक, महाराष्ट्र। अब देखो, यहाँ से एक रूट वर्ड पकड़ते हैं हम। यहाँ से एक रूट वर्ड पकड़ते हैं शराब। शराब से एक रूट वर्ड पकड़ते हैं। शराब जब हम पीते हैं तो कैसे नाक में मतलब शराब वो हो जाती है, बिल्कुल नाक बनाते हैं, सिकोड़ते हैं नाक, इसके बाद से पी जाते हैं नाक दबा करके, है ना। शराब का टेस्ट इतना अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग पीते हैं उसको। इसके बाद से उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता तो कैसे नाक दबा के पीते हैं। बात समझ में आई होगी। कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। मध्य प्रदेश को हम सोया शहर कहते हैं, या फिर बाघों का शहर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और राजस्थान में आपका हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। तो आपको याद रखनी है ये सब बातें। इसके बाद से देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन।
क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, हर क्वेश्चन हम देखते देखते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अभी हमने जैसा इसके पहले क्लियर किया है। तो कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को, सॉरी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। किसे? कानपुर को। अब इसके बाद से देखते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? अहमदाबाद को। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर को। इसके बाद से आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद से देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं। इसके बाद से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। इससे पिछले साल में पूछा गया था अग्निवीर जीडी में एक क्वेश्चन कि उत्तरायण कब होता है? तो उत्तरायण कब होता है? उत्तरायण होता है आपका मकर संक्रांति। कब होता है? मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति में क्या होता है आपका? उत्तरायण होता है। क्या होता है? उत्तरायण। बाकी आपका याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता। तो मकर संक्रांति के टाइम में, समय में क्या होता है आपका? उत्तरायण होता है। क्या होता है? उत्तरायण होता है। और खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो बैसाखी, बैसाखी में ना। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है आपका 3:2। 3:2। मतलब लंबाई आपकी, लंबाई 3 रहेगी और चौड़ाई 2 रहेगी। मान लो जैसे लंबाई मुझको 6 करनी है तो चौड़ाई कितनी रहेगी? 4 रहेगी। अगर लंबाई 9 कर दी तो फिर चौड़ाई कितनी रहेगी? तो फिर चौड़ाई आपकी रहेगी कितनी? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगी। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो मतलब लंबाई ज्यादा रहेगी, सिंपल सी बात है। 3:2 का अनुपात रहता है। अब इसके बाद से ये क्वेश्चन अगर हमने देखा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्लियर करते हैं। तो आपका ये हो जाता है 3:2। और इसके बाद से देखते हैं इसमें, तो तिरंगा जो है, तिरंगा भारत में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। 22 जुलाई 1947 ईस्वी में तिरंगे को अपनाया गया था। इसके बाद से हम मोस्ट और क्वेश्चन देखते हैं। 22 जुलाई 1947 में किसे अपनाया गया था? तो तिरंगे को अपनाया गया था। इसके बाद से हम देखते हैं, इसके बाद से हम देखते हैं, इसके बाद से देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है इसमें कि राष्ट्रीय नारा दिवस, राष्ट्रीय नारा कौन सा है? राष्ट्रीय नारा कौन सा है? तो श्रमेव जयते। राष्ट्रीय नारा कौन सा है आपका? श्रमेव, ऐसे श्रमेव जयते, मतलब श्रम की विजय होती है। सत्यमेव जयते भी कोई कोई कहता है, लेकिन श्रमेव जयते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रमेव जयते। इसके बाद से देखते हैं राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय योजना थी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय योजना कौन सी है? पंचवर्षीय। तो यहाँ पे पंचवर्षीय, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना, योजना। मेरे पास पेन नहीं है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कि आप समझिए आप कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1951 में। कब? 1951 में। और इसके बाद से देखते हैं, यहाँ पे एक पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय सूचना पत्र आपका हो जाता है श्वेत पत्र। इसके बाद से हम देखते हैं कि सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यहाँ देखते हैं। तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह हो जाता है आपका, हो जाता है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट है। अब इसके बाद से देखते हैं, देखिए बुध निकट है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह अगर पूछा जाएगा तो कौन कौन सा जाएगा? शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। अब इसके बाद से देखते हैं शनि। तो शनि को काला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पर पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसमें हम रह रहे हैं, तो सबको पता होगा हम पृथ्वी में रह रहे हैं, है ना? नहीं भाई, आपके कंपटीशन की तैयारी करने कोई मतलब ही नहीं है ना। इसके बाद से देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को आपको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और इसके बाद से भोर का तारा क्या कहते हैं? इसे भोर का तारा, सांझ का तारा। अभी हमने डिस्कस किया था। शनि ग्रह को कहते हैं सर्वाधिक उपग्रह कहाँ पे है? शनि ग्रह में सबसे गर्म कौन सा है? तो शुक्र हो जाता है। वैसे 5 सबसे बुध में है, लेकिन शुक्र को सबसे गर्म हो जाता है, उसका कारण बताऊंगा अभी। और जो शनि होता है पीले तारे के समान दिखाई देता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हम कौन सा ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ रही होगी। चलो एक बार करते हैं। शुक्र जब सूर्य के पास में है, शुक्र जो सूर्य के पास में है, तो सबसे गर्म जब बुध जो है तो सूर्य के सबसे पास में है, तो शुक्र सबसे गर्म क्यों माना जाता है? देखिए हम यहाँ लेते हैं, मान लो ये सन है, ये क्या है? सन। अब छोटा सा ये क्या है? बुध। और इसके बाद हल्का से इससे बड़ा क्या है? यहाँ पे हो गया शुक्र। जो सन की गर्मी आएगी, सन की गर्मी आएगी तो हाँ बुध के ऊपर तो ज्यादा पड़ेगी, लेकिन बुध छोटा है, तो अगर बुध का छोटा है, बुध का आयतन छोटा है, तो मतलब इसमें गर्मी कम रहेगी। लेकिन ये बड़ा है तो इसमें गर्मी ज्यादा रहेगी। जिसमें मान लो एक का सिक्का एक यहाँ पे पास में रखूं, एक तो बड़ा सा इतना पत्थर रख दूं, यहाँ से आग अगर दूं, यहाँ पे आग लगाऊं, तो ये वाला इसमें कम गर्मी रहेगी, लेकिन इसमें ज्यादा गर्मी रहेगी। बाकी गर्म ये ज्यादा है, लेकिन इसमें कम गर्मी, इसमें ज्यादा गर्मी, इससे हम हल्का फुल्का जल सकते हैं, लेकिन इससे हम पूरा जल जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए यहाँ पे गलती कर देते हैं बार बार हम, बिंदुसार और बिंबिसार में। तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका हो जाता है बिंबिसार। कौन हो जाता है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? बिंबिसार। बिंदुसार जो था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, और इसे ही हम अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। सिकंदर की लड़ाई हुई थी हाइडेस बीच में पोरस के समय। यह एक मकदूनिया से आया हुआ शासक था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, और हाइडेस बीच का युद्ध हुआ 326 में। तो पोरस से हुआ था, इसका पोरस से हुआ था। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय? देखिए मैंने हर टॉपिक यहाँ से क्लियर, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है? कुचिपुड़ी से आपको वर्ड यहाँ पकड़ना है, कच्ची।
वर्ड पकड़ना है यहाँ पे कच्ची, है ना? और कुची को आप रिलेट करना है कच्ची से। अब कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा? तो कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा? जो अंधा आदमी होगा। कौन बनाएगा? जो अंधा आदमी होगा। अंधा आदमी कच्ची पूड़ी बनाएगा। अब इसके बाद से देखते हैं असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो असम का शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाता है सत्रिया। असम का क्या हो जाता है? सत्रिया, सत्रिया। और इसके बाद से उत्तर प्रदेश का हो जाता है आपका कत्थक। क्या हो जाता है? कत्थक। इसके बाद से हम देखते हैं केरल का क्या हो जाता है? केरल का क्या हो जाता है? तो केरल का आपका हो जाता है, केरल का आपका हो जाता है, एक तो हो जाता है आपका केरल का हो जाता है मोहिनी अट्टम। क्या? मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और इसके बाद से दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पे केरल का एक हो जाता है कथकली। क्या हो जाता है? कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के दो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। अब इसके बाद से देखते हैं हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 10। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक किसकी लिखी हुई है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं नास्तिक हूँ यह पुस्तक लिखी है भगत सिंह ने। किसने लिखी है? भगत सिंह ने। सॉरी, मैं नास्तिक हूँ पुस्तक किसने लिखी है? तो भगत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? भगत सिंह ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पुस्तकें हो जाती हैं, फिर इनकी रचनाएं हो जाती हैं। तो एक तो इन्होंने लिखा है भारत का राष्ट्रगान। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये कब गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। और 1913 ईस्वी में इनको क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। 1911 ईस्वी में कांग्रेस का एक सत्र चल रहा था जिसमें इन्होंने गाया था, कांग्रेस के सत्र में, कलकत्ता सत्र में गाया था 1911 में। और 1913 में इनको क्या होता है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त होता है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, तो इन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। महात्मा गांधी की अगर देखें तो महात्मा गांधी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पुस्तकें हो जाती हैं तो हो जाती है आपके सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद से हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, कब की थी? 1909 ईस्वी में। तो हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचनाएं हैं? तो महात्मा गांधी जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर देखें तो इनकी रचना है भारत की खोज, राष्ट्रपिता। अब एक क्वेश्चन आप बताइए यहाँ से कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? पूछा जाता है। आर्मी का पेपर देने जाएंगे आप तो इसमें पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च। कब? 23 मार्च, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। इनके साथ और किसको किसको फांसी मिली थी? तो इनके साथ सुखदेव को और राजगुरु को फांसी मिली थी। सुखदेव को और राजगुरु को फांसी इनके साथ मिली थी। आशा करता हूँ वीडियो कंटेंट आपके समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपके समझ में आ रही है और मेरी मेहनत आपको रास आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 11 नंबर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगर सुभाष चंद्र बोस के और दूसरे हम नारे देखें, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के अलावा क्या क्या कहा था? इन्होंने कहा था जय हिंद। क्या कहा था? जय हिंद, जय हिंद। गरम दल के नेता थे, इन्होंने क्या कहा? जय हिंद। इसके बाद से ये कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और तीसरा हो गया दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तीन नारे किसने दिए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए हैं। इसके बाद से देखते हैं लाला लाजपत राय। लाजपत राय ने एक नारा दिया था कि जो जब इनको मार रहे थे, मतलब इनको मारा गया था डंडों से, जब इनको मारा गया था साइमन कमीशन में, इनको लाठी चार्ज किया गया था। तो 17 नवंबर 1928 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 17 नवंबर 1928 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज मुझे लाठी चार्ज से, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी, तो इन्होंने कहा था जो अंग्रेज मुझे लाठियां जितनी मार रहे हैं, तो यह लाठियां उनके कफन में एक एक कील साबित होंगी, एक एक कील साबित होंगी। जैसे मतलब ये लाठियां मुझे चुभ रही हैं तो इनको चुभेंगी। इनके कहने का आशय ये था। तो एक बात यहाँ से हमको क्लियर करनी है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 से। जैसे साइमन कमीशन भारत आया तो इसके बाद लाला लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में क्या हो गई? वहीं पे मृत्यु हो गई। इसके बाद से देखते हैं भगत सिंह। क्या देखते हैं? भगत सिंह। तो भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी के मोस्ट इंपोर्टेंट नारे हैं जो है हे राम भारत छोड़ो करो या मरो। करो या मरो भारत छोड़ो और हे राम। करो या मरो भारत छोड़ो, हे राम किसके नारे हैं? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी कौन कौन से नारे हैं? करो या मरो भारत छोड़ो, करो या मरो भारत छोड़ो और इसके बाद से हे राम। तो वीडियो आपके समझ में आ रही होगी आशा करता हूँ। मौलिक अधिकार कौन लेता है? फिर कौन देता है? तो अमीर आदमी देता है। अमीर आदमी क्या देता है? अधिकार हमको देता है। कहे का अधिकार देता है, खाने पीने रहने का हर चीज का अधिकार देता है और हमारे ऊपर शोषण करता है, शासन करता है। तो अधिकार कौन देगा? अमीर आदमी। अधिकार हमें कौन देगा? अमीर आदमी। और अमीर आदमी के पास हर चीज का अधिकार भी रहता है, उसके पास हर चीज का अधिकार रहता है। खाए पिए नहाए धोए कहीं जाए कहीं रहे, हर चीज का उसके पास अधिकार रहता है क्योंकि अमीर रहता है। रूस से अगर देखा हमने तो रूस से आपका हो गया मौलिक कर्तव्य। जब मौलिक कर्तव्य, जब काम करने की बात आती है ना, सब क्या हो जाते हैं? सब क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं। जब कर्तव्य करने की बात आती है सब क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य आपका हो गया रूस से। इसके बाद से कनाडा से देखते हैं। कनाडा से आपका क्या लिया गया है? तो कनाडा से आपका लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं कहाँ ली गई? कनाडा से। आयरलैंड से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से हो जाता है। आयरलैंड से आपका हो जाता है, आयरलैंड से आपको हो जाता है, सॉरी आयरलैंड से आपको हो जाता है यहाँ पे, आयरलैंड से डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? कौन से भाग में है बताइए? इसके बाद से देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, प्रश्न नंबर 13, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं? किस संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं? तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। तो इसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें हमारे क्या है, प्रस्तावना में, क्या है में? प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। संशोधन हुआ था प्रस्तावना में हमारा, प्रस्तावना में संशोधन हो जाएगा तो मान लो मिनी संविधान के नाम से तो जाना जाएगा, तो 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना में इसमें क्या हुआ था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवाद, 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 पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और इसके बाद से पंथनिरपेक्ष और इसके बाद से क्या, आपका अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब इसके बाद से अगर आप देखें 44वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन को क्या जानते हैं? मिनी संविधान के नाम जानते हैं। 44वें संविधान संशोधन में आपका क्या हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन में आपका क्या हुआ था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो 44वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 44वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। अब इसके बाद से देखते हैं 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 44वें संविधान संशोधन में, किसकी समिति में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसके बाद से इसमें जो आपके मौलिक कर्तव्य है तो जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद से देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके हो जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। सॉरी, यहाँ से हो जाएगा आपका मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब इसके बाद से देखते हैं हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका हो जाता है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जापान के हिरोशिमा में परमाणु हमला कब किया गया था? जापान के हिरोशिमा में परमाणु हमला कब किया गया था? जापान के हिरोशिमा में परमाणु हमला कब किया गया था? तो ये आपका हो जाता है 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। और इसके बाद से 9 अगस्त 1945 को क्या होता है? तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, कहाँ पे? नागासाकी में, जापान के नागासाकी में परमाणु हमला होता है। कहाँ पे? नागासाकी में परमाणु हमला होता है। इसका 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? हमारा जो संविधान स्वीकार किया गया था ना, क्या हुआ था? हमारा संविधान स्वीकार हुआ था 26 जनवरी को। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे आपको हो जाएगा यहाँ से, मंगल पांडे आपको हो जाएगा यहाँ पे 34वीं 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 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपका कौन सा हो जाएगा? मंगल पांडे। मंगल पांडे कैसे संबंधित है? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके बाद से पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्याग की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग कर दी थी? तो इसी में, हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन आपका हो जाता है यहाँ से 1920 में क्या होता है? तो असहयोग आंदोलन हो जाता है। 1920 में आपका हो जाता है असहयोग आंदोलन। 1922 में आपका हो जाता है चौरी चौरा कांड। 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा कांड। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1928 में, जब लाला लाजपत राय को फांसी मतलब लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय मर गए थे लाठीचार्ज से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यहाँ पे है आपका म्यांमार, भूटान, चीन, मालदीव। तो इसका आपको एक ट्रिक याद रखना है, इसका ट्रिक याद रखना है, इसका क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखना है। यहाँ से आपका हो जाता है ये, यहाँ से सही हो जाएगा मालदीव। इसका ट्रिक याद करना है। ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि बचपन बचपन भी पूरा लिखे दे रहा हूँ मैं। यहाँ से आपका हो जाएगा मालदीव। सॉरी, इसके बाद से ट्रिक कैसे बनाते हैं? ट्रिक कैसे बनाते हैं? यहाँ से लिखें, बचपन बचपन में बीए बीए किया, बचपन में बीए किया। बी से हो जाता है आपका बांग्लादेश, और इसके बाद से 4 से हो जाता है चीन, 5 से हो जाता है पश्चिम बंगाल, ना से हो जाता है नेपाल, मा से हो जाता है म्यांमार, बी से हो जाता है भूटान, और ए से हो जाता है आपका अफगानिस्तान।
आशा करता हूँ आप ट्रिक आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। और जल्दी-जल्दी से देखेंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ देखते हैं युगांडा की राजधानी क्या है? तो ट्रिक बनाते हैं कैसे? युगांडा, युगांडा मतलब तू गैंडा हो रहा है, गैंडा हो रहा है। तो वो कह रहा है कि मेरी मम्मी कम नहीं पाला, मेरी मम्मी ने कम नहीं पाला, युगांडा कम नहीं पाला। इसके बाद से देखते हैं मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो आपका क्या हो जाता है? मोंटेवीडियो। तो मोंटेवीडियो की ट्रिक बनाएँगे। क्या बनाएँगे यहाँ पे? मोंटेवीडियो। तो मोंटेवीडियो की ट्रिक क्या है? ओरेगावे मोंटे, उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। ट्रिक कैसे बनाएँगे? ओरेगावे मोंटेवीडियो बन रही है, ओरेगावे मोंटे वीडियो बने हैं। तो उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। इसके बाद से देखते हैं अगला आपका फिलीपींस। फिलीपींस की क्या हो जाती है? मनीला। मनीला क्या हो जाती है? फिलीपींस की। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ट्रिक कैसे याद रखेंगे यहाँ पे? मनीला फिलीपींस कैसे याद रखेंगे? फिलीपींस, 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 फिलीपींस। फिलीपींस से आपको वर्ड यहाँ ज़रूर पकड़ना है कि जीन्स, जीन्स आपको खरीदना है तो कहाँ? मनीला, मनीला मतलब जीन्स खरीदना है तो मनीला आएँगे। आपकी मिस्र की हो जाती है काहिरा, मिस्र की क्या हो जाती है? काहिरा। मिस्र मिस कर रहा है, मिस्र कर रहा है, काहिरा है क्या वो? है ना? ट्रिक बताई थी मैंने, काहिरा है का तो मिस्र मिस कर रहे हो, है ना? इसके बाद से आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियाँ हैं तो 12। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपका हो जाता है सही आपका 12। जो शुरू-शुरू में थी मतलब जो संविधान जब बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में भाग है 25 और शुरू में कितने थे? 22। शुरू में कितने थे? 22। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं यहाँ पे वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा में कुल 553 सीटें हैं। कितनी? 553 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 553 हो जाती हैं आपकी। और वर्तमान में कुल राज्यसभा सीट कितनी है? तो 245। वर्तमान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 448। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से देखते हैं किस मुस्लिम शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो किस मुस्लिम शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जहादर शाह। क्या हो जाएगा? जहांदार शाह। और यहाँ पे ये आपका हो जाए ये आपका यहाँ पे हो जाएगा जहांदार शाह, है ना? जहांदार शाह हो जाएगा आपका। तो ये जहांदार शाह था ये औरंगज़ेब का पोता था। औरंगज़ेब का क्या था? पोता था। इसी को हम लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ तो इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। और जो मयूर सिंहासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मयूर मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताऊस के नाम से भी जानते हैं। किसके काल में बना था? शाहजहाँ के काल में बना था। शाहजहाँ के काल में क्या बना था? मयूर सिंहासन। और ये बाद में हालाँकि ये मयूर सिंहासन जो है नादिर शाह जब आक्रमण करता है तो नादिर शाह ले जाता है। इसको वो यहाँ से मतलब भारत से मयूर सिंहासन ले जाता है। लेकिन मयूर सिंहासन कब हुआ था? जहाँ शाहजहाँ के काल में मयूर सिंहासन बना था जिसको हम तख्ते ताऊस के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद से आपका हो जाता है यहाँ से जहांगीर। तो जहांगीर से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहांगीर से आपका। जहांगीर ने जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। हालाँकि आप मुझे ना कहिएगा, गुरु जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव, है ना? तो अर्जुन देव की क्या की थी? हत्या की थी। तो अर्जुन देव से आप मुझे ही ले लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे अर्जुन। तो अर्जुन मैं मेरा नाम क्या है? अर्जुन। मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे क्या हो जाता हूँ? गिर जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का आपने निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? अर्जुन देव ने कराया था। अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था? तो जहांगीर ने मरवा दिया था। अब इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। किसके? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का मध्य कब हुआ था? किसके मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य अगर देखें, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो आपको 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1576 18 जून 1576 में 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था। जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए हैं। एक हुआ है आपका 1191 में और दूसरा हुआ 1192 में। 1191 में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और उसको क्षमा करके जाने देते हैं। और फिर मोहम्मद गौरी फिर से अपनी सेना तैयार देता है, हरा देता है। अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य जो युद्ध हुए हैं तो मेनली 3 युद्ध हुए हैं। एक तो आपको हो जाता है यहाँ पे एक तो आपको हो जाता है 1775 से 1782 तक युद्ध हुआ है। तो इसमें ये जो अंग्रेज थे मराठाओं से पेशवा का पद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। पेशवा पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसके बाद से 1803 और इसके बाद से 1805 तक में इन्होंने जीत गए युद्ध। और इसके बाद से क्या होता है मतलब ये प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? तो 1817 से लेकर के 1819। और इसमें क्या होता है? मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है। मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखते हैं हम। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। बोध गया बिहार में हुई थी।
अब इसके बाद से अगर देखें हम श्रावस्ती में क्या हुआ था, तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। वैशाली में क्या हुआ था, तो मोहम्मद महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिन्हें माना जाता है, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो उन्होंने क्या किया था, वैशाली वैशाली में उनका जन्म हुआ था, वैशाली में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गौतम बुद्ध की संगीति है, 4 संगीति होती है, तो चारों संगीतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगले अगले पेज में हम पूरी जो बौद्ध संगीति है इनको क्लियर करते हैं। तो जहाँ आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हो जाती है, तो राजगृह में अजातशत्रु के कार्यकाल में होती है। अजातशत्रु के कार्यकाल में होती है और इसका जो सेन वो क्या कहते हैं, अजातशत्रु के कार्यकाल में होती है और इसका अध्यक्ष जो रहता है तो महाकश्यप रहता है और अध्यक्ष इसका क्या रहता है? महाकश्यप रहता है। महाकश्यप, कश्यप। अध्यक्ष इसका रहता है महाकश्यप। तो देखते हैं ट्रिक बनाते हैं राजगृह। सबसे पहले संगीति कहाँ पे होगी? राजा के पास। राजा कौन होता है? अजातशत्रु, मतलब जिसको कोई जीता ना जा सके, जिसका कोई शत्रु ना बन सके, है ना? अजातशत्रु। या फिर शत्रुओं का नाश करने वाला कहते हैं ना, अजातशत्रु को क्या कहते हैं? शत्रु का नाश करने वाला। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी कब हुई? तो वैशाली में। दूसरी कहाँ पे हुई है? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। और वैशाली में क्या हुआ है? काला शोक के यहाँ, है ना? तो साली और यहाँ पे शोक, साली के पास रहोगे तो क्या होगा? शोक। कहते नहीं, अगर ट्रिक इसकी बनाए हम तो प्रथम कहते हैं बीवी को पत्नी कहते हैं, द्वितीय पत्नी यहाँ पे साली को भी माना जाता है। बाकी हालांकि वो अपनी क्या होती है? सिस्टर होती है। क्या होती है? सिस्टर, सिस्टर। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, दूसरी जो मतलब बीवी की बहन होती है, साली होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? अपनी पत्नी मान लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? वैशाली मतलब सेकंड सेकंड नंबर पे कहाँ पे बौद्ध संगीति हुई? साली। साली आपको याद रखना, तो वैशाली हो जाएगा। अब साली से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका शोक हो जाएगा, आपको शोक हो जाएगा। सिस्टर के साथ अगर आप सिस्टर के बारे में कुछ गलत भावनाएं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको शोक होगा, तो क्या हो जाएगा? काला शोक। इसके बाद से क्या कर लिया? इसके बाद से साली को क्या कर लिया? पटा लिया। पटा लिया तो क्या हो गया? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र है तो यहाँ भी भाई शोक होगा, तो क्या हो गया? अशोक हो गया। क्या हो गया? अशोक हो गया। मतलब नहीं है शोक, मतलब शोक, जिसके पास शोक नहीं है, पटा लिया तो उसको क्या है? शोक हो जाएगा, है ना? चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कुंडलवन कनिष्क। देखिए लाजवाब ट्रिक मैंने आपको बताई है यहाँ से, अगर आप सीखें आपका हो जाता है। देखो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पे हो जाती है? राजगृह। राजगृह अजातशत्रु के पास। मतलब सबसे पहले अगर संगीति होगी तो कहाँ पे होगी? राजा के घर में होगी। राजा के घर में होगी तो राजा कैसा है? शत्रुओं का विनाशक है राजा। राजा कैसा होता है? शत्रुओं का विनाशक, मतलब अजातशत्रु। इसके बाद से द्वितीय बधु संगीति कहाँ पे होती है? वैशाली के पास। मतलब साली को दूसरी पत्नी, देखो फर्स्ट अपनी बीवी को पत्नी कहते हैं, दूसरी किसको कहते हैं? साली को। साली के चक्कर में पड़ गए, अब साली को अपनी पत्नी कह रहे हैं, तो अब उनको क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। शोक हो जाएगा काला शोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? पाटलिपुत्र। अब साली को क्या किया? पटा लिया। पटा लिया तो अशोक, मतलब उनके पास कोई शोक नहीं रहेगा। इसकी वजह से चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका क्या हो जाएगा? कुंडलवन कनिष्क। कुंडलवन किसके कार्यकाल में हुई थी? कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद से आप देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपका? कवकों के अध्ययन को कहा जाता है आपका, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है आपका माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। इसके बाद से देखते हैं अंकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अंकोलॉजी आपका कहा जाता है हृदय के अध्ययन को। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अंकोलॉजी। अंकोलॉजी, है ना? साइकोलॉजी किसे कहते हैं? साइकोलॉजी आपको कहते हैं मनोविज्ञान। कहते हैं ना साइको, साइको, तो साइको से क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। इसके बाद से आपका हो जाता है ओस्टियोलॉजी, हो जाता है आपका हड्डियों से, हड्डियों संबंधित, हड्डियों संबंधित। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पूछा जाता है फाइकोलॉजी किससे संबंधित? जैसे माइकोलॉजी देखा था, फाइकोलॉजी का फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी आपका संबंध है शैवाल से। कहते हैं शैवाल से, कवक से माइकोलॉजी और शैवाल से फाइकोलॉजी। इसके बाद से देखते हैं 25वां नंबर आपका हो जाता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है आपकी, तो कौन सी हो जाती है? चिल्का झील। सॉरी, आपकी कौन सी झील हो जाती है? तो आपकी चिल्का झील हो जाती है। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में। सबसे अगर पूछी जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वुलर झील हो जाती है। वुलर झील हो जाती है और कहाँ पे स्थित? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में स्थित है और लोकटक झील आपकी कहाँ पे हो जाती है? मणिपुर। मणि को लोग क्या करेंगे? मणि को लोग क्या कहेंगे? लोकटक, मतलब एक टक देखते रहेंगे, टक देखते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? मणिपुर। और लोनार झील महाराष्ट्र, वुलर झील आपका कहाँ, कौन सी झील है? सबसे मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? भारत में कौन सी है? तो वुलर है। और इसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर मैं पूछूं कि विश्व में सबसे मीठे पानी की सबसे अच्छी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? सुपीरियर झील। इसके बाद से देखते हैं हैरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हैरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका? हैरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हैरत महोत्सव आपका मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब इसके बाद से देखते हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो महोत्सव है उत्तराखंड के, तो देखते हैं हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट महोत्सव कौन कौन से हैं। उत्तराखंड का आपका हो जाता है हरेला। कौन सा? हरेला। हरेला का एक हो जाता है उत्तराखंड का। हरेली का एक हो जाता है छत्तीसगढ़ का। हरेली का एक हो जाता है छत्तीसगढ़ का। हरेली का एक हो जाता है छत्तीसगढ़ का। हरेला आपका हो जाता है उत्तराखंड का। हरेला उत्तराखंड का। और इसके बाद से आप छत्तीसगढ़ का क्या हो जाता है? हरेली। हरेली का एक हो जाता है छत्तीसगढ़ का। तो एक तो मान लो यहाँ पे वर्ड लेते हैं हरेली, मतलब एक लड़की हो गई। हरेली मतलब क्या हो गई? लड़की छत से देखी तो उतर के आया वो। कौन उतर के आया? हरेला। हरेली को देखा छत पे,
हरेली को देखा मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक मिलेंगे और ऐसी ट्रिक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। सेशन के लास्ट तक बस जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा और सेशन आपके आप हमको 400-500 क्वेश्चन यहाँ से ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया। उत्तराखंड मतलब हरेली को देखा, तो हरेली किसने देखा? हरेला ने। हरेला तुरंत से उतर के आया हरेली के पास जाने के लिए। हरेली कहाँ पे थी? हरेली छत पे थी, छत से देखा था ना हरेला ने। इसके बाद से हो गया। इसके बाद से आपका हो गया इसके बाद से आपका अगला है नागालैंड। तो नागालैंड से जो आपका पूछा जाता है, तो नागालैंड से एक ही क्वेश्चन है पूछा जाता है, हार्नबिल। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नागालैंड कहाँ पे रहता है? ना कहाँ पे रहता है? बिल में। बिल से क्या हो जाएगा? हार्नबिल। हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे होता है? तो नागालैंड में। मिजोरम में आपका कौन सा होता है? तो मिजोरम में आपका कूट वर्ड याद करना है। मीम कूट, चाप चार कूट, ये सब है ना। जम्मू कश्मीर में आपका हैरत के अलावा मनाया जाता है, हैरत के अलावा नवरेह ट्यूलिप मनाया जाता है। नवरेह और ट्यूलिप, नवरेह और ट्यूलिप। जम्मू कश्मीर को मतलब भारत का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में एक बात बताइए, जब स्वर्ग कहा जाता है भारत का जम्मू कश्मीर को, जब भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, तो यहाँ से आपका स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में क्या होगा? नव मतलब सब कोई, रेह मतलब अपनी देह ले जाना चाहेगा। देह कहाँ पे ले जाना चाहेगा? स्वर्ग में। और इसके बाद से ट्यूलिप, ट्यूलिप, और वहीं पे अपनी लिप को क्या कर देगा? बंद कर देगा, बोलना बंद कर देगा। कहाँ पे चला जाएगा? कहाँ पे चले जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। वर्ड याद रखना है आपको। जम्मू कश्मीर का कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर का आपके 3 मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो आपका हैरत हो गया, एक तो क्या हो गया आपका? हैरत हो गया, इसके बाद से क्या हो गया? इसके बाद से हो गया नौरेह, इसके बाद से हो गया ट्यूलिप। नागालैंड का हार्नबिल, उत्तराखंड का हरेला, छत्तीसगढ़ का हरेली, और इसके बाद से मिजोरम का चाप-चार-कूट, मीम-कोट, चाप-चार-कूट, मीम-कोट। तो यहाँ पे आपको वो बनाना है मित्र, मित्र पर गमछा, 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 झार। तो आपको याद रखना, मी से हो जाएगा मिजोरम, रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो आपको याद रखना 8 राज्यों से होकर के निकलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है। इसके बाद से देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 कर्णप्रयाग में कौन-कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो कर्णप्रयाग से आपको ट्रिक लेनी है। कर्ण मतलब अब कान को कोई अगर आपको पकड़े, कान को कोई आपके कान को अगर पकड़े, कोई आपके कान को पकड़े, तो आपको क्या होगा? आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। सिंपल सी बात है, डर लगेगा। तो पिंडर, अलकनंदा। अलकनंदा पाँचों प्रयागों में मिलती है। भागीरथी, अलकनंदा आपका कहाँ पे हो जाता है? भागीरथी और अलकनंदा मतलब कहाँ पे मिलती है आपकी? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? तो आपका हो जाता है देवप्रयाग। देव। भागीरथी जो गंगा नदी को यहाँ पे लाए थे, भागीरथ तो क्या थे? एक प्रकार के देवता थे, देवता तो क्या हो जाएगा? देव। मंदाकिनी से आपको लेना है रुद्रप्रयाग। रुद्र मतलब होता है क्रोध, क्रोध को हमेशा क्या करना है? मंदा करना मतलब धीमा करना, मंदा करना मतलब धीमा करना। धौली गंगा आपका हो जाता है विष्णुप्रयाग, प्रयाग आपका कहाँ पे हो जाता है? धौली गंगा, धौली गंगा विष्णुप्रयाग। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? पहली नियमित जनगणना आपके किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड मेयो काल में जनगणना हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना नहीं थी। और इसके बाद से लॉर्ड रिपन के काल में जो है तो नियमित जनगणना हुई है। लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई है। 2011 की जो जनगणना थी, कौन सी जनगणना थी? तो 15वें नंबर की। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। अब इसके बाद से देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19, होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, होयसल मंदिर कहाँ पे स्थित है? होयसल मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रमुख जो मतलब प्रमुख राज्य हैं, तो राज्यों में उनके प्रमुख मंदिर देखते हैं। तो आपका हो जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हो जाता है माता वैष्णो मंदिर। माता वैष्णो 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 मंदिर। माता वैष्णो का मंदिर है। तमिलनाडु में आपके कई सारे हो जाते हैं। तमिलनाडु में आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीनाक्षी मंदिर हो जाता है, बृहदेश्वर मंदिर हो जाता है, और रामेश्वर मंदिर भी आपका यहीं का हो जाता है। इसके बाद से देखते हैं अगर उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। और इसके बाद से जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ रही होगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और इसके बाद से देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 30 है आपका कि विश्व बैंक डब्ल्यूबी की का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक डब्ल्यूबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक डब्ल्यूबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? यहाँ से हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। मनीला में जो है आपका एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में आपका ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका हो जाता है डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसके बाद आईएलओ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि गीदड़ कहाँ का लोक नृत्य है? गीदड़ कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गीदड़ राजस्थान का लोक नृत्य। गीदड़ कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान। अब देखते हैं राजस्थान के और नृत्य कौन से होते हैं। तो राजस्थान का गीदड़ हो गया, कालबेलिया, चाकरी, ये सब राजस्थान के हैं।
गीदड़ मतलब ये राजा के सामने सब कोई क्या बन जाते हैं? गीदड़ बन जाता है, ट्रिक बनाने हैं आपको। एमपी के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो लोकनृत्य हो जाते हैं वो हो जाता है जवारा, जवारा, इसके बाद से हो जाता है आपका मटकी, मटकी, जवारा, मटकी, और एक हो जाता है आपका गौर। जवारा, मटकी और क्या हो जाता है? गौर। ये कहाँ के हो जाते हैं? ये हो जाता है आपके राजस्थान के। इसके बाद मसूरी मध्य प्रदेश के, एक हो जाता है मध्य प्रदेश के। राजस्थान का आपका हो जाता है कालबेलिया, चाकरी, गीदड़। अब इसके बाद से देखते हैं असम। असम का क्या हो जाएगा? बिहू। असम का क्या हो जाएगा? बिहू। और इसके बाद से हो जाएगा बागू रुम्बा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बागू रुम्बा, कहाँ का है? तो असम का। बागू रुम्बा असम का हो जाएगा। इसके बाद से पंजाब से देखते हैं, पंजाब का मोस्ट इंपोर्टेंट है गिद्दा भांगड़ा। गिद्दा भांगड़ा कहाँ गया है? पंजाब। पंजा मार दिया तो गिद्दे ने पंजा मार दिया, और उसके बाद से भांगड़ा में नाचने लगे, है ना। पंजाब हो गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। पंडवानी लोकनृत्य कहाँ का है? पंडवानी लोकनृत्य कहाँ का है? तो पंडवानी जो आपका हो जाता है, पंडवानी लोकनृत्य कहाँ का हो जाता है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का हो जाता है? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी लोकनृत्य आपका हो जाता है छत्तीसगढ़ का। पंडवानी के अलावा अगर छत्तीसगढ़ में देखें, पंडवानी के अलावा छत्तीसगढ़ में देखें तो पंडवानी के अलावा है एक नवा रानी। नवा रानी और पंडवानी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। असम का अगर देखें तो असम का हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट बिहू। असम का क्या हो जाता है? बिहू। और इसके बाद से कली गोपाल, खेल गोपाल। हिमाचल प्रदेश का देखें तो हो जाता है राक्षस, थाली, नाटी, छम। उत्तर प्रदेश का देखें, उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है नौटंकी। उत्तर प्रदेश का नौटंकी। वीना भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? प्रश्न प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33। वीना भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? वीना भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? वीना भरतनाट्यम कहा जाता है बाला सरस्वती जी को। वीना भरतनाट्यम, बाला सरस्वती। जो रुक्मणी देवी है तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित रविशंकर को सितार वादक के नाम से जानते हैं, सितार वादक कहा जाता है पंडित रविशंकर को। और जाकिर हुसैन है, इनको तबला वादक कहा जाता है, तबला वादक। जाकिर हुसैन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनको भरतनाट्यम मिल चुका है। सॉरी, इनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मान किया गया है जाकिर हुसैन को। ये कौन सा? तबला वादक है। अब इसके बाद से देखते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 हो जाता है आपका कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? प्रश्न संख्या 34 हो जाता है आपका कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक आपका कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। हम इसके बाद से देखते हैं कि जो आपका शारदा नदी, शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से जानते हैं। कैसी नदी? काली नदी। जो गोदावरी नदी आपकी हो जाती है, गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। या फिर दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। कोसी नदी आपको हो जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक कौन सी नदी हो जाती है? तो कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। अब इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 35। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11। हॉकी में 11। 11 और कहे में होते हैं तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। कहे में? क्रिकेट में, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और इसके बाद से फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी कहे में होते हैं। 7 खिलाड़ी आपके हो जाते हैं कहे में। 7 खिलाड़ी आपके हो जाते हैं कबड्डी में। कहे में? कबड्डी में, कबड्डी, कबड्डी में। और इसके बाद से नेट बॉल, पोलो, इन नेट बॉल में भी, नेट बॉल में और वाटर पोलो में। नेट बॉल, नेट बॉल, और इसके बाद से वाटर पोलो, वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने 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 खिलाड़ी होते हैं? 7 7। ट्रिक कैसे बनाएंगे? कबड्डी, नेट बॉल, वाटर बॉल। तुम नेट कब ऑन करोगे? तुम नेट कब ऑन करोगे? फिर क्या होगा? 7 7 पानी में नहाएंगे। तुम नेट कब ऑन करोगे? फिर 7 7। 7 7 मतलब 7। कबड्डी, वाटर पोलो और इसके बाद से नेट बॉल, इनमें कितने होते हैं? 7 7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो का अगर हम देखें तो ये 9 छिपा हुआ है इसमें, ये 9 छिपा हुआ है इसमें खो खो में। जैसे खोली का मैंने ऐसे, खोली का, तो यहाँ आप देखें नीचे तो ये 9 छिपा हुआ है, नीचे 9 छिपा हुआ है। तो खो-खो में कितने होते हैं? 9। इसका से बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? पूरी जो 5 उँगलियाँ होती है ना, 5 उँगलियाँ होती हैं ऐसी, तो 5 उँगलियों से बास्केटबॉल खेला जाता है हाथ से, तो 5 उँगलियाँ तो क्या हो गया? 5। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन-सा हो जाता है? सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी आपका कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी कहाँ पे खेलेंगे? ट्रिक बना के याद करेंगे। कबड्डी कहाँ पे खेलेंगे? कबड्डी खेलेंगे बंगले में। कहाँ पे? बंगले में, बांग्लादेश। कबड्डी कहाँ पे खेलेंगे? बंगले में। बैडमिंटन मतलब बैड आदमी कौन है? बैड आदमी कौन है? जो नसिया जाएगा, नसिया जाएगा मतलब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मतलब इतनी दारू पी ली कि नसिया गया, तो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया बैडमिंटन। तीरंदाजी आपका हो जाता है, तीरंदाजी हो जाता है भूटान। क्या? भूटान। भूटान मतलब तीर को आपको क्या करना पड़ता है? तीर को आपको क्या करना पड़ता है? तानना पड़ता है। तो भूटान, भूटान कहाँ को हो जाता है? भूटान कौन सा राष्ट्रीय खेल हो जाता है? तीरंदाजी। बैडमिंटन इंडोनेशिया, नसिया गया, बैड आदमी है। बंगले में क्या खेलेंगे? कबड्डी। स्पेन, स्पेन मतलब पेन कब होगा? जब सांडों की लड़ाई होगी, सांडों को लगी, उनको पेन होता है। हम इसके बाद से देखते हैं कि प्रश्न संख्या 37। इसके साथ बाद से देखते हैं प्रश्न संख्या 37। वेट एंड कप, वेट एंड कप, तो यहाँ पे कप लिखा है, कप, वेट एंड कप,
वेट एंड कप का संबंध किस खेल से है? तो वेट एंड कप का संबंध है आपका हॉकी से। वेट एंड कप का संबंध कैसे है आपका? वेट एंड कप का संबंध हो जाता है आपका हॉकी से। कैसे? हॉकी से। हॉकी से कहे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, गीदड़ कहाँ का लोक नृत्य है? गीदड़ कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गीदड़ राजस्थान का लोक नृत्य। गीदड़ कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान। अब देखते हैं राजस्थान के और नृत्य कौन से होते हैं। तो राजस्थान का गीदड़ हो गया, कालबेलिया, कालबेलिया, चाकरी, ये सब राजस्थान के हैं। गीदड़ मतलब राजा के सामने से कोई क्या बन जाते हैं? गीदड़ बन जाता है। ट्रिक बनाने आपको। एमपी के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो लोक नृत्य हो जाते हैं वो हो जाता है जवारा, जवारा। इसके बाद हो जाता है आपका मटकी, मटकी, जवारा, मटकी, और एक हो जाता है आपका गौर। जवारा, मटकी, और क्या हो जाता है? गौर। ये कहाँ के हो जाते हैं? ये हो जाता है आपके राजस्थान के। इसके बाद मसूरी, मध्य प्रदेश के। एक हो जाता है मध्य प्रदेश के। राजस्थान का आपका हो जाता है कालबेलिया, चाकरी, गीदड़। अब इसके बाद से देखते हैं असम। असम का क्या हो जाएगा? बिहू। असम का क्या हो जाएगा? बिहू। और इसके बाद से हो जाएगा बागू रुम्बा। मोस्ट इंपोर्टेंट बागू रुम्बा कहाँ का है? तो असम का। बागू रुम्बा असम का हो जाएगा। इसके बाद से पंजाब से देखते हैं। पंजाब का मोस्ट इंपोर्टेंट है गिद्दा भांगड़ा। गिद्दा भांगड़ा कहाँ गया है? पंजाब। पंजा मार दिया तो गिद्ध ने पंजा मार दिया, और उसके बाद भांगड़ा में नाचने लगे, है ना। पंजाब हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, पंडवानी लोकनृत्य कहाँ का है? पंडवानी लोकनृत्य कहाँ का? तो पंडवानी जो आपका हो जाता है, पंडवानी लोकनृत्य कहाँ हो जाता है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ हो जाता है? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी लोकनृत्य आपका हो जाता है छत्तीसगढ़ का। पंडवानी के अलावा अगर छत्तीसगढ़ में देखें, पंडवानी के अलावा छत्तीसगढ़ में देखें तो पंडवानी के अलावा है एक नवा रानी। नवा रानी और पंडवानी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। असम का अगर देखें तो असम का हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट बिहू। असम का क्या हो जाता है? बिहू। और इसके बाद कली गोपाल, खेल गोपाल। हिमाचल प्रदेश का देखें तो हो जाता है राक्षस, थाली, नाटी, छम। उत्तर प्रदेश का देखें, उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है नौटंकी। उत्तर प्रदेश का नौटंकी। बिना भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? प्रश्न प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33, बिना भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? बिना भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? बिना भरतनाट्यम कहा जाता है बाला सरस्वती जी को। बिना भरतनाट्यम बाला सरस्वती। जो रुक्मणी देवी है तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित रविशंकर को सितार वादक के नाम से जानते हैं। सितार वादक कहा जाता है पंडित रविशंकर को। और जाकिर हुसैन है, इनको तबला वादक कहा जाता है। तबला वादक। जाकिर हुसैन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनको भरतनाट्यम मिल चुका है। सॉरी, इनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मान किया गया है जाकिर हुसैन को। ये कौन सा? तबला वादक है। अब इसके बाद से देखते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 हो जाता है आपका कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? प्रश्न संख्या 34 हो जाता है आपका कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक आपका कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। हम इसके बाद से देखते हैं कि जो आपका शारदा नदी, शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी को हम काली नदी के नाम से जानते हैं। कैसी नदी? काली नदी। जो गोदावरी नदी आपकी रहती है, गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, या फिर दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। कोसी नदी आपको हो जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक कौन सी नदी हो जाती है? तो कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। अब इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 35, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11। हॉकी में 11। 11 और कहे में होते हैं? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। कहे में? क्रिकेट में, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और इसके बाद फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी कहे में होते हैं। 7 खिलाड़ी आपके हो जाते हैं कहे में। 7 खिलाड़ी आपके हो जाते हैं कबड्डी में। कहे में? कबड्डी में, कबड्डी, कबड्डी में। और इसके बाद से नेट बॉल, पोलो, इन नेटबॉल में भी, नेटबॉल में और वाटर पोलो में। नेट बॉल, नेट बॉल, और इसके बाद वाटर पोलो, वाटर पोलो। वाटर पोलो इनमें कितने 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 खिलाड़ी होते हैं? 7 7। ट्रिक कैसे बनाएंगे? कबड्डी, नेट बॉल, वाटर बॉल। तुम नेट कब ऑन करोगे? तुम नेट कब ऑन करोगे? फिर क्या होगा? 7 7 पानी में नहाएंगे। तुम नेट कब ऑन करोगे? फिर 7 7। 7 7 मतलब 7। कबड्डी, वाटर पोलो, और इसके बाद से नेट बॉल, इनमें कितने होते हैं? 7 7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो का अगर हम देखें तो ये 9 छिपा हुआ है इसमें। ये 9 छिपा हुआ है इसमें खो खो में। जैसे खोलिका मैंने ऐसे, खोलिका, तो यहाँ आप देखें नीचे तो ये 9 छिपा हुआ है, नीचे 9 छिपा हुआ है। तो खो-खो में कितने होते हैं? 9। इसका से बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? पूरी जो 5 उँगलियाँ होती है ना, 5 उँगलियाँ होती हैं ऐसी, तो 5 उँगलियों से बास्केटबॉल खेला जाता है हाथ से, तो 5 उँगलियाँ तो क्या हो गया? 5। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर आपको 36 है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन-सा हो जाता है? सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी आपका कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी कहाँ पे खेलेंगे? ट्रिक बना के याद करेंगे। कबड्डी कहाँ पे खेलेंगे? तो कबड्डी खेलेंगे बंगले में। कहाँ पे? बंगले में, बांग्लादेश। कबड्डी कहाँ पे खेलेंगे? बंगले में। बैडमिंटन मतलब बैड आदमी कौन है? बैड आदमी कौन है? जो नसिया जाएगा, नसिया जाएगा मतलब इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मतलब इतनी दारू पी ली कि नशे आ गया, तो क्या हो जाएगा इंडोनेशिया बैडमिंटन। तीरंदाज़ी आपका हो जाता है, तीरंदाज़ी हो जाता है भूटान, क्या? भूटान। भूटान मतलब तीर को आपको क्या करना पड़ता है, तीर को आपको क्या करना पड़ता है, तानना पड़ता है, तो भूटान भूटान कहाँ को हो जाता है? भूटान का कौन-सा राष्ट्रीय खेल हो जाता है? तीरंदाज़ी, बैडमिंटन इंडोनेशिया, नसिया गया बैड आदमी है। बंगले में क्या खेलेंगे? कबड्डी, स्पेन स्पेन मतलब पेन कब होगा? जब साँड़ों की लड़ाई होगी, साँड़ों को लगी, उनको पेन होता है। हम इसके बाद से देखते हैं कि प्रश्न संख्या 37। इसके साथ बाद से देखते हैं प्रश्न संख्या 37 वेट एंड कप सॉरी यहाँ पे कप लिखा है, कप, वेट एंड कप। वेट एंड कप का संबंध किससे खेल से है? तो वेट एंड कप का संबंध है आपका हॉकी से। वेट एंड कप का संबंध कैसे है आपका? वेट एंड कप का संबंध हो जाता है आपका हॉकी से, कैसे? हॉकी से। हॉकी से हो जाता है वेट एंड कप का। इसके बाद से रंगा स्वामी कप और आगा खान कप, ये हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से आपका हो जाता है रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, 2 ट्रॉफी हो जाती है, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। टेबल टेनिस से आपका हो जाता है जय लक्ष्मी कप। टेबल टेनिस से क्या हो जाता है? जय लक्ष्मी लक्ष्मी कप, जय लक्ष्मी कप। अगर हम देखें फुटबॉल, तो फुटबॉल से क्या हो जाता है? फुटबॉल से आपका हो जाता है रोवर्स कप, कौन-सा कप? रोवर्स कप, रोवर्स कप। और इसके बाद से हो जाता है आपका रोवर्स कप के बाद से हो जाता है, रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, मर्डेका कप। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, मर्डेका कप और इसके बाद से डूरंड कप। ये सब कैसे हो जाते हैं? तो आपके हो जाते हैं टेबल टेनिस से। जयलक्ष्मी कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी। ये सब कैसे संबंधित हो जाते हैं? ये सब संबंधित हो जाते हैं आपका फुटबॉल से। सॉरी हाँ, ये सब संबंधित हो जाता है आपके फुटबॉल से। अब इसके बाद से देखते हैं टेबल टेनिस से क्या होता है? टेबल टेनिस से आपको मैंने जो बताया था जयलक्ष्मी कप, कौन-सा? जयलक्ष्मी कप, जयलक्ष्मी कप, जयलक्ष्मी कप, लक्ष्मी कप। ये कैसे संबंधित होता है? ये हो जाता है टेबल टेनिस से। बाकी फुटबॉल से क्या-क्या होता है? मर्डेका कप, इसके बाद से डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और इसके बाद से रोवर्स कप। ये सब कैसे संबंधित होता है? फुटबॉल से। हम इसके बाद से देखते हैं अगला, अगला है आपका 38 नंबर प्रश्न। ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क आपका स्थित है कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। ग्रीन पार्क कानपुर में। अहमदाबाद में क्या कौन-सा मतलब क्रिकेट का कौन-सा पार्क स्थित है? कौन-सा पार्क स्थित है खेलने के लिए? तो अहमदाबाद में आपको हो जाता है जो मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान, एक पार्क कहा जाता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और इसके बाद से कानपुर शिवाजी स्टेडियम आपका हो जाता है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में, दिल्ली में। और वानखेड़े आपको पता होगा मुंबई में, वानखेड़े मुंबई में। इसके बाद से देखते हैं, इसके बाद से अगला देखते हैं, अगला है आपका एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर आपका कहाँ पे स्थित हो जाता है? एफिल टावर कहाँ पे स्थित हो जाता है? तो एफिल टावर आपका हो जाता है फ्रांस पे, फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। जो पीसा इटली है, पीसा इटली, तो यहाँ पे पीसा की झुकी हुई मीनार है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? तो पीसा इटली में। गीज़ा मिस्र में क्या है? गीज़ा मिस्र में आपका हो जाता है पिरामिड। पिरामिड कहाँ पे होते हैं? मिस्र में। यूएसए में आपको पूछा गया था पिछली बार में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ 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 लिबर्टी, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? यूएसए में। किसके लिए बनाई गई है? तो भीमराव अम्बेडकर की इसमें मूर्ति बनाई गई है। अगला नंबर आपका 40 नंबर है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन-सा? सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा? सबसे बड़ा आपका द्वीप हो जाता है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा हो जाता है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा हो जाता है? ग्रीनलैंड। इसके बाद से आपका हो जाता है अरब प्रायद्वीप है जो, प्रायद्वीपों में सबसे बड़ा, प्रायद्वीप में कौन सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। इसके बाद से पूछा जाता है सबसे छोटा द्वीप समूह कौन-सा है? सबसे छोटा द्वीपों का समूह कौन-सा है? इंडोनेशिया। और इसके बाद से पूछा जाता है चीन, तो चीन सबसे ज़्यादा मतलब देशों से सीमा साझा करने वाला राज्य देश कौन-सा है? तो चीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देश कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो 13 देशों से। इसमें हमारे भारत से भी चीन सीमा साझा करता है, मतलब भारत का भी पड़ोसी देश है। इसके बाद से देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है आपका कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यहाँ पे देखते हैं चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति आपके थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो आपके मेजर यूरी गागरिन है, मेजर यूरी गागरिन है, अंतरिक्ष पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष पर, कहाँ पर? अंतरिक्ष पर पहुँचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष पर। अंतरिक्ष पर पहुँचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे। एमंडसन जो थे, एमंडसन आपके थे, एमंडसन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव में पहुँचने वाले कौन थे? तो ये हो जाएँगे आपका दक्षिणी ध्रुव में पहुँचने वाले आपके सबसे पहले मतलब कौन पहुँचा था? तो एमंडसन। रॉबर्ट प्रिये सबसे पहले पहुँचे थे उत्तरी ध्रुव पर, कहाँ पर गए थे? उत्तरी ध्रुव पर, रॉबर्ट पियरे। यहाँ पे कर देंगे पियरे मतलब प्यारा है ना? पियरे मतलब प्यारा। तो प्यारा कौन होगा? जो ऊपर की ओर चढ़े, ऊपर की ओर कौन-सी दिशा मानी जाती है? उत्तर दिशा। तो उत्तर वो जो उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरे। हेमंडसन मतलब बुरा सन हो गया, बुरा सन हो गया, बुरा सन कहाँ जाएगा? नीचे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब क्या कहाँ पे जा रहा है? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति हेमंडसन और उत्तर ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे। मेजर यूरी गागरिन जो है तो अंतरिक्ष पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे और नील आर्मस्ट्रांग हैं, तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति थे।
अब इस बार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 भारत का सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन-सा है? कौन-सा है? भारत का सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन-सा है? तो आपको हो जाता है ये हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर सॉरी यहाँ से हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। अब इस बार से देखते हैं यहाँ पे भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था? तो यहाँ देखते हैं ट्रिक बनाएँगे इसके बाद से बार-बार पूछा जाता है। तो भारत का जो प्रथम प्रक्षेपास्त्र था, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र क्या हो जाता है? पृथ्वी। क्या हो जाता है? पृथ्वी। जो आपका अप्सरा है, अप्सरा, जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था, प्रथम परमाणु रिएक्टर और इसके बाद से जो अग्नि था आपका, तो अग्नि था अ, मध्यम दूरी तय करने वाली प्रथम मिसाइल या फिर प्रक्षेपास्त्र, है ना? तो मध्यम दूरी तय करने वाला प्रक्षेपास्त्र था ये। इसके बाद से उपयुक्त तीनों तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें सर्वप्रथम पूछा था, प्रथम पूछा तो उपयुक्त तीनों हो नहीं सकते। तीनों मैंने बताया अप्सरा अप्सरा जो है आपका तो प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अग्नि जो है तो अग्नि मध्यम दूरी तय करने वाली प्रथम प्रक्षेपास्त्र या फिर मिसाइल जो कहें। पृथ्वी जो है आपकी तो पृथ्वी भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र था और इसके बाद से उपयुक्त तीनों नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 44 देखो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में मिला था। 1954 में 3 लोगों को मिला था इनके साथ में। तो सीवी रमन जी को मिला था, किसको? सीवी रमन जी को मिला था। दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन जी और तीसरे व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी। जो जनरल करियप्पा थे जनरल करियप्पा थे, जो प्रथम प्रथम कमांडर इन चीफ थे प्रथम कमांडर इन चीफ थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन लिखा था इन्होंने। इसके बाद से देखते हैं अगला। सॉरी इसके बाद से देखते हैं अगला। तो अगला है आपका 45 नंबर है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा ये देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। पेट्रोलियम हमको क्या करने हैं? दोगुने करने हैं, दोगुने। शिमला में आपका हो जाता है आलू, आलू अनुसंधान। आलू की सब्जी काहे के साथ बनाएँगे? शिमला के साथ आलू की सब्जी बनाएँगे। करनाल, करनाल हरियाणा में आपका दूध का दुग्ध दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में। लखनऊ में आपका है विष अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसके बाद से कई सारे हैं लखनऊ में, तो एक-एक देखते हैं हम, है ना? क्योंकि हम अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा मतलब डीपली नहीं पूछा जाता है। मैंने एक-एक टॉपिक आपको क्लियर करा रहा हूँ, हर टॉपिक से इतने टॉपिक बन सकते हैं, तो हर एक टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमांड कहाँ पर है? तो भारतीय थल सेना की जो दक्षिणी कमांड है, तो वो कहाँ पर हो जाती है? पुणे में। कहाँ पर हो जाती है? पुणे में। कोच्चि में हो जाता है आपका जल सेना की दक्षिणी कमांड, जल सेना की दक्षिणी कमांड कोच्चि में। तिरुवनंतपुरम में वायु सेना की दक्षिणी कमान हो जाती है और शिमला जो है आपका तो शिमला में क्या हो जाता है जो आर्मी की ट्रेनिंग संस्थान है थल सेना का ट्रेनिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान तो कहाँ पर है? शिमला में। थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? वो हो जाता है आपका शिमला में। कहाँ पर? शिमला में। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसके बाद से देखते हैं अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? अक्षरधाम मंदिर आपका हो जाता है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। कहाँ पर हो जाता है? दिल्ली में। अब दिल्ली में हो गया, इसके बाद से देखते हैं यहाँ से 1-2 ठो और इम्पोर्टेंट देखते हैं। अक्षरधाम आपका कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और इसके बाद से यहाँ से पूछ लिया जाता है आपसे उड़ीसा में कौन-कौन से मंदिर स्थित है? उड़ीसा में। आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा में कौन-कौन से मंदिर स्थित हैं? आपको उड़ीसा में ब बता देना है और इसके बाद से केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु में आपको कौन-सा मंदिर बन जाता है? मीनाक्षी मंदिर। तो तमिलनाडु आपको कौन-सा हो जाता है? मीनाक्षी। और इसके बाद से बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। इसके बाद से देखते हैं थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी मनाया जाता है थल सेना दिवस। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसके बाद से जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जल सेना दिवस आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और इसके बाद से वायु सेना दिवस आपको मनाया जाता है 8 अक्टूबर। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल। अब आप बताइए कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अब इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर है आपका जीएसटी का संबंध किस समिति से है? तो जीएसटी का संबंध आपको हो जाता है विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति 101वां संविधान संशोधन। इसके बाद से देखते हैं इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना है आपका तो पीसी महाल नौबीस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महाल नौबीस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद से यहाँ देखते पीसी मोहन माहौल 19 मॉडल हो गया जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डॉमर मॉडल पर थी। गार्ड के लिए योजना पर कौन सी थी? तो 5
5वीं पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पे नीति आयोग आपका आया था 1 जनवरी 2017 को। याद रखना नीति योजना आने के बाद पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। नीति योजना योजना का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी। डिजिटल इंडिया का शुभारंभ कब हुआ है? तो इसको ऐसे देखते हैं कि डिजिटल इंडिया का शुभारंभ कब हुआ है? तो आपका हो जाता है यहाँ पे, आपका हो जाएगा डिजिटल इंडिया जो आपका शुरुआत हुआ है, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुआ है आपका 1 जुलाई 2015 ईस्वी में। 10 जुलाई 2014 में क्या होता है आपका नमामि गंगे अभियान चलता है। 25 सितंबर 2014 क्या होता है मेक इन इंडिया, और इसके बाद से 1 फरवरी 2018 क्या होता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 1 फरवरी 2018। 25 सितंबर 2014 क्या होता है मेक इन इंडिया। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे अभियान। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो आपका हो जाएगा सिंपल हो जाएगा ज्वार। क्या हो जाएगा? ज्वार। ज्वार। देखो ये तीनों जायद की फसलें हैं, ये तीनों जायद की फसलें हैं, लेकिन ज्वार जायद की फसल नहीं है। तो अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि भारत की कौन-सी खाने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत की कौन-सी खाने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हो जाता है डिगबोई असम। डिगबोई कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हमारी पेट्रोल के लिए। कोलारहट्टी कर्नाटक में काहे के लिए है? सोना के लिए। काहे के लिए? सोना के लिए। और कोयला के लिए झरिया झारखंड में। कोडरमा झारखंड में काहे के लिए है? तो बॉक्साइट के लिए। अब इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है कर्नाटक पे। कहाँ कहाँ पे? सॉरी, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड का हो जाता है जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड का क्या हो जाता है? जिम कॉर्बेट। पश्चिम बंगाल का हो जाता है आपको, पश्चिम बंगाल का हो जाता है सुंदरवन। सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा बना वहीं पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। मिजोरम का आपका हो जाता है डाम्फा। क्या हो जाता है? डाम्फा। डाम्फा यहाँ की जनजाति है, तो डाम्फा यहाँ का जो है तो राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब इसको से देखते हैं अगला। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या कारण क्या है? आपको हो जाता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो तारों का टिमटिमाना हो जाता है, तारों का टिमटिमाना आपको अपवर्तन का प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण है कि तारों का टिमटिमाना। हीरे की चमक और मरीचिका क्या हो जाती है? आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 तौलिए में जल का ऊपर चढ़ने का क्या कहलाता है? तो पोषकत्व कहलाता है। फिर केशकत्व भी इसको कहते हैं। केशकत्व या फिर पोषकत्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर। 56 नंबर में कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो आपको हो जाता है बैंगनी। क्या हो जाता है? बैंगनी। बैंगनी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं, देखिए लाल, लिखा लाल, बैंगनी, बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की। सबसे ज़्यादा अगर विक्षेपण होता है तो किसका होता है? बैंगनी का। लेकिन लाल का सबसे कम विक्षेपण, वर्णीय विक्षेपण सबसे कम किसका होता है? लाल का। और विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का। बैंगनी में जिसके अंदर कम धैर्य रहेगा, धैर्य जिसमें कम होगा तो उसके पास क्या होगा? तो उसका विक्षेपण इधर-उधर होता रहेगा। लेकिन जिसके पास धैर्य है उसका विक्षेपण नहीं होगा। तो लाल रंग जो होता है उसके पास धैर्य होता है तो उसका विक्षेपण नहीं हो पाता। लेकिन बैंगनी रंग के ऊपर विक्षेपण बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है लाल रंग सबसे कम तरंग मतलब सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य और सबसे कम विक्षेपण। बैंगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य और सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है इसमें। आपको देखते हैं सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, तो सोनार का फुल फॉर्म सिंपल से आपको हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म हो जाता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का हो जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये समुद्र में इनका मतलब यूज़ किया जाता है। समुद्र में सामान को ढूँढने के लिए, फिर मतलब बोट में से आवाज़ बताने के लिए, मतलब बोट को बताने के लिए। इसको किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी किसी यंत्र से नापते हैं तो आपका हो जाता है राइट आंसर ओडोमीटर। एनीमोमीटर से नापते हैं वायु की गति। इलेक्ट्रोमीटर दूध का क्या नापते हैं? तो दूध का अपेक्षित घनत्व नापते हैं। मीटर से आपका विद्युत धारा नापते हैं। मीटर से विद्युत धारा नापते हैं। अब इसको ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 59 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 59 नंबर। 59 नंबर है आपका कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है आपका? शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? तो वाट। क्या हो जाता है? वाट। वाट शक्ति का मात्रक हो जाता है। कूलाम आपका आवेश का मात्रक सॉरी, यहाँ पे कूलाम आपका आवेश का मात्रक हो जाता है। कूलाम का एक मात्रक हो जाता है आवेश का। जूल जूल का एक मात्रक हो जाता है। तो कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। कार्य का मात्रक जूल। मतलब कार्य हमको हर दिन करना, चाहे जुलाई हो चाहे जून, जुलाई हो चाहे जून, कार्य का मात्रक जूल। पास्कल आपका क्या मात्रक हो जाता है? दाब का। दाब का, है ना? दबाव देके हम क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। हर बार पास हो जाते हैं कैसे? दबाव देके। किसको दबाव देके? प्रिंसिपल को। इस क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर नियंत्रकारी गैस किसे कहते हैं? तो नियंत्रकारी गैस किसे कहते हैं? तो आपका हो जाता है नियंत्रकारी गैस हो जाता है आपका सीओ। क्या हो जाएगा? आपका सीओ करेक्ट आंसर। N2O आपका हो जाता है। N2O ऐसे लिखते हैं वैसे N2O ऐसे करके, लेकिन मैं लिख नहीं पाया तो N2O आपका क्या हो जाता है? हँसाने वाली गैस हो जाती है। और आपका NH3 हो जाता है अमोनिया। NH3 हो जाता है अमोनिया को हम NH3 कहते हैं। SO2 को कहते हैं हम सोडियम ऑक्साइड। अच्छा जो अम्लीय वर्षा होती है इसका कारण क्या है? और ताजमहल पर किस गैस का खतरा है?
या फिर किस पदार्थ का खतरा है, किस चीज़ का खतरा है, तो क्या हो जाता है SO2 NO2 है ना, SO2 NO2। तो उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक मैंने क्लियर किया है इसमें। तो नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? टेफ्लॉन की, कहेगी टेफ्लॉन की। जो बैटरी लाइट है तो इसमें बिजली की स्विच बनाया जाता है। बैटरी लाइट से टंगस्टन क्या होता है? तो टंगस्टन जो होता है आपका, तो टंगस्टन में आपको जो बल्ब होता है, क्या होता है? बल्ब। बल्ब। बल्ब के अंदर जो ऐसा फिलामेंट लगा रहता है, क्या लगा रहता है? फिलामेंट। तो फिलामेंट काहे का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन धातु का, काहे का? टंगस्टन का। इसलिए पिघलता नहीं जल्दी से। नाइक्रोम आपका हो जाता है विद्युत के जो हीटर का तार होता है, काहे का बना होता है? नाइक्रोम का, काहे का? नाइक्रोम का, विद्युत हीटर का तार। फिर से एक बार क्लियर करते हैं। फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि ये जो नॉन स्टिक बर्तन में पॉलिश किसकी होती है? टेफ्लॉन की हो जाती है। क्या है? टेफ्लॉन की। बैकेलाइट में बिजली की स्विच बनाया जाता है। टंगस्टन आपका हो जाता है, टंगस्टन से क्या हो जाता है? टंगस्टन आपका हो जाता है टंगस्टन जो बिजली बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है, क्या बना होता है? टंगस्टन का। नाइक्रोम आपका हो जाता है हीटर के तार क्या बने होते हैं? नाइक्रोम के। इसको से देखते हैं N2O किसका रासायनिक नाम है? N2O किसका रासायनिक नाम है? अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि हँसाने वाली गैस को N2 के नाम से भी जानते हैं, N2O। क्लोरीन का आपका हो जाता है Cl2। क्लोरीन का क्या हो जाता है आपका? Cl2। क्लोरीन का आपका हो जाता है Cl2। और इसके बाद से देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाता है KNO3। खाने वाला सोडा, ये पूछा जाता है आपसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खाने वाला सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाता है NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि मूर्खों को सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों को सोना कहा जाता है पायराइट को। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये वाले क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इटाई। इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? तो इटाई रोग जो होता है आपका, तो ये हो जाता है कैडमियम की अधिकता से। क्या है की अधिकता से? कैडमियम के। पारा की अधिकता से क्या होता है? मिनी माता रोग। कौन सा? मिनी माता रोग। मिनी माता रोग कैसे हो जाता है? पारा की अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया रोग आयरन की कमी से हो जाता है। अब इसको से देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 65, धनु रोग किसके कारण होता है? तो देखिए आप फँस जाएँगे इसमें। धनुरोग आपने नाम ही नहीं सुना होगा, धनुरोग किस बीमारी का नाम है? तो धनुरोग जो आपका है टिटेनस का नाम है। धनुरोग किसका नाम है? यहाँ पे आपको हो जाता है टिटेनस। क्या है का नाम है? सॉरी, यहाँ पे टिटेनस का नाम हो जाता है, टिटेनस। क्या है का? टिटेनस। टिटेनस या फिर जिसे टिटनस कहते हैं, टिटनस का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं धनुरोग। धनुरोग टिटनस में क्या होता है, जो हमारे जबड़े हुआ करते हैं, जबड़े मतलब धर जाते हैं ना, मतलब बोल नहीं पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं टिटनस में। तो क्या होता है आपका हो जाएगा यहाँ से तो ये आपका सही हो जाएगा बैक्टीरिया, कैसे? बैक्टीरिया से। इसका ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है बैक्टीरिया। पंडित जी का ट्रिक न्यू है बैक्टीरिया। तो पंडित जी से आपका हो जाता है प्लेग, और पंडित जी दोटास हो जाता है टिटेनस, याद रखना है आपको। इसको ऐसे ट्रिक अगर आप कहें तो ट्रिक मैं कवर करा दूँगी। इसके बाद से हो जाता है आपका कवक। तो कवक से क्या हो जाता है आपका? दमा, दाद, मिनी माता रोग, ये सब कैसे हो जाते हैं? कवक से। प्रोटोजोआ आपका हो जाता है पायरिया, काला ज्वर, पेचिस, ये सब कैसे? प्रोटोजोआ से। इसको ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन डी डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम देखते हैं अभी हम। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको हो जाता है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। इसको अच्छे रेटिनॉल किसका नाम है? रेटिनॉल यहाँ पे बड़ा आ लगेगा ऐसा। रेटिनॉल किसका है? तो रेटिनॉल आपका नाम हो जाता है विटामिन ए का। टोकोफेराल किसका नाम है? फिलिक्विनॉन किसका नाम है? टोकोफेराल किसका नाम है? और उसके बाद से फिलिक्विनॉन किसका नाम है? तो टोकोफेराल आपका हो जाता है विटामिन ई का, विटामिन ए का टोकोफेराल, और फिलिक्विनॉन किसका हो जाता है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? फिलिक्विनॉन। आप बताइए कौन से ऐसे विटामिन है जो अगर सब्जियों को हम धुल दें, सब्जियों को धुल दें तो उससे निकल जाती है, तो विटामिन सी हो जाती है। जो हमारे सौंदर्य सौंदर्य की विटामिन होती है, कौन सी होती है? विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल। इसको वजह से देखते हैं टेबल शुगर के नाम से किसे जानते हैं? अगला क्वेश्चन आपको टेबल शुगर के नाम से किसे जानते हैं? तो टेबल टेबल शुगर के नाम से हम किसे जानते हैं? तो सुक्रोज को जानते हैं। किसको जानते हैं? सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। माल्टोज को कैसे जानते हैं? तो सूखे फलों में माल्टोज पाया जाता है। कहाँ पे? सूखे फलों में माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज आपका गन्ने में पाया जाता है, और लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है। दूध की तरफ क्या कहते हैं? लैक्टोज। सुक्रोज, ये आपको याद रखना, टेबल शुगर किसको कहते हैं? सुक्रोज। देखो शुगर, यहाँ पे वर्ड ले लो आप शुगर, और इसके बाद से यहाँ पे सुक्रोज। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो आपका पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। और इसके बाद से जो आपका थाइमस ग्रंथि हो जाता है, तो थाइमस ग्रंथि क्या होता है? उम्र के साथ घटती जाती है। उम्र के साथ थाइमस ग्रंथि क्या होती है? घटती जाती है। और इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे यकृत हो जाता है। सबसे अधिक पुनरुत्पादन क्षमता किसकी होती है? यकृत की। सबसे कम तो मस्तिष्क की। क्योंकि यकृत एक बार हमारा डैमेज होगा, 90% तक डैमेज होगा, 10% हमारा सही है लीवर। उसके बाद से हम अगर दवाइयाँ करें, इलाज करें, उसके बाद से अच्छा खाना खाएँ तो लीवर को हम सही कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क को सही नहीं किया जाता। सबसे अधिक पुनरुत्पादन है। सबसे बड़ी जो हमारी ग्रंथि होती है बहिस्रावी, तो यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? यकृत होती है। और सबसे छोटी कौन-सी ग्रंथि होती है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में।
अब इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और इसके बाद से कोशिका का ईंधन भी इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और इसके बाद से कोशिका का ईंधन भी इसी को कहा जाता है और इसके बाद से बिजली का घर इसी को कहा जाता है। पावर हाउस कहेंगे तो बिजली का घर भी इसी को कहते हैं। लाइसोसोम आपका हो जाता है आत्मघाती थैली या फिर कोशिका का एटम बम। एटम बम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। राइबोसोम जो आपका हो जाता है राइबोसोम, तो सबसे छोटा कोशिकांग हो जाता है राइबोसोम। गाल्जी काय देखिए, गाल्जी काय तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से गाल्जी काय को जानते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गाल्जी काय को। गाल्जी काय को क्या कहते हैं? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब इसके बाद से देखते हैं अगला नंबर 70 है, हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी आपका हो जाता है बुडापेस्ट। हंगरी मतलब एक आदमी भूखा है तो उसको कैसा पेस्ट चाहिए? बड़ा पेस्ट चाहिए, मतलब बड़ा पेस्ट, भूखा है तो छोटा ना होगा। रोम कहे की राजधानी है? तो यूनान की राजधानी हो जाती है तो यहाँ पे इटली की राजधानी हो जाती है रोम। इटली की राजधानी क्या हो जाती है? रोम। और यूनान की हो जाती है एथेंस। यूनान की क्या हो जाती है? एथेंस। और अक्रा हो जाती है आपकी घना। घना कर रहा क्या? घना कर रहा का, है ना? ठीक बनाएंगे, घना कर रहा का। अब इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका 71, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मछली से है? तो आपको मछली से जो क्रांति का संबंध है तो आपको हो जाती है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध कैसे? मछली से। गोल क्रांति का संबंध आपका हो जाता है, गोल क्रांति का संबंध हो जाता है आपका आलू से। कैसे? आलू से। लाल क्रांति का हो जाता है टमाटर मांस से। अमृत क्रांति तो हो जाता है आपका नदी घाटी परियोजना से। अमृत क्रांति का हो जाता है नदी घाटी परियोजना से। इस पर देखते हैं कि 72 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा सिरके में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे कि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन-सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और इसके बाद से देखेंगे साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपको संतरा, नींबू। मैलिक मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो उसमें मैलिक अम्ल आपको पाया जाता है सेव में और खुबानी में। सियालिक अम्ल आपका पाया जाता है आँसू में। आँसू तो यहाँ पे एक वर्ड लेना है आपको लीक, है ना? लीक कैसे होगा? आँसू मतलब पानी लीक होने लगा, पानी कैसे लीक होगा? आँसू की तरह था ना, तो आँसू निकलेगा। इसके बाद से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 73 है आपका राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है वीरभूमि। राजीव जी वीर थे, राजीव गांधी कैसे थे? वीर थे। अर्थात एकता स्थल हो जाता है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह मतलब अगर जेल से बाहर निकलना है तो जेल के लोगों में क्या बनानी पड़ेगी? एकता बनानी पड़ेगी। एकता बना के ऐसे फिर जेल को तोड़ कर के ऐसे बाहर आ जाएँगे। विजय घाट किसका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। विजय किसकी होती है? जो लाल मतलब खून है, बहादुर मतलब जो बहादुर होता है। चैत्र भूमि किसका हो जाता है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर चूँकि मतलब पिछड़ी जाति से, तो पिछड़े जाति के लोग कहाँ मतलब ज़्यादा काम कब करते हैं? तो चैत में, है ना? चैत में काम ज़्यादा करते हैं, तो चैत हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर का। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है आपका नागार्जुन को। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। राजीव गांधी को मिस्टर किंग के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। इसको से देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि महाराष्ट्र में कौन सा शिवलिंग स्थित है? हाँ, तो भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर उपरोक्त सभी। आपका ये हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। इसको से देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका इज़राइल की संसद का क्या नाम है? तो इज़राइल की संसद का नाम हो जाता है आपका आप देखते हैं इज़राइल की संसद का नाम हो जाता है नेसेट। और इसके बाद से 16 हो जाता है आपका अफ़गानिस्तान की डाइट हो जाता है आपका डाइट हो जाता है जापान का और डीमा हो जाता है रूस का। रूस मतलब रूठ जाता है तो उसको क्या देते हैं? ड्यू दे देते हैं, ड्यू कोल्ड ड्रिंक। डाइट मतलब जापान। जापान मतलब पान मत खाओ, डाइट लो। क्या हो जाएगा? डाइट। अफ़गानिस्तान का 16 नेसेट हो जाएगी इज़राइल। रायल मतलब हो जाएगा रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड को मैं सेट नहीं कर पाऊँगा, मतलब मैं उसे नहीं चला पाऊँगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 78 है आपका अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी किनारे। और इसके बाद से गंगा नदी किनारे क्या-क्या स्थित है? गंगा नदी किनारे स्थित है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो गंगा नदी किनारे स्थित हो जाता है आपका पटना, कन्नौज और वाराणसी, ये सब गंगा नदी किनारे स्थित है। यमुना नदी किनारे स्थित है आपका नई दिल्ली, आगरा, इटावा और झेलम नदी किनारे स्थित है आपका श्रीनगर। अब इसको से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 79, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क आपका किस नदी किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है आपका, तो न्यूयॉर्क यहाँ पे स्थित हो जाता है आपका हडसन नदी किनारे। कहाँ पे? हडसन नदी किनारे। सॉरी, न्यूयॉर्क आपको हो जाता है यहाँ पे हडसन नदी किनारे। अमेज़न एक ऐसी नदी है जो विश्व की मतलब सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व कहाँ पे रहता है? तो अमेज़न नदी में, मतलब लगातार पानी चलता रहता है। सीन नदी से आपने पूछा जाता है, नील नदी से पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो नील नदी। और सबसे ज़्यादा मतलब जल का घनत्व कहाँ पर है? तो अमेज़न नदी में। इसको से देखते हैं अगला, भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है? तो भारत की गुप्तचर संस्था हो जाती है आपकी आरएडब्ल्यू। पूछा जाता है आरएडब्ल्यू। इसको से देखते हैं देवेंद्र सैन्य अभ्यास किसके और किसके मध्य हुआ था? देवेंद्र सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ था? देवेंद्र हो जाएगा आपका रूस के मध्य। भारत और रूस के मध्य किसका कौन-सा अभ्यास हुआ था? एविन। मालदीव के मध्य कौन-सा हुआ था? तो एक्वेरिन हुआ था, एक्वेरिन। और इसके बाद से मित्र शक्ति किसके बीच हुआ था? श्रीलंका। श्रीलंका क्या हम बनाएँगे? मित्र मित्र बनाएँगे, मित्र। जैसे रावण को मित्र बनाया था ना हमने, मंगोलिया।
मंगोलिया क्या कहेंगे, मंगोलिया के बीच में कौन-सा होता है? एलिफेंट, कौन-सा? एलिफेंट, एलिफेंट। भारत और मंगोलिया के बीच कौन-सा युद्ध अभ्यास होता है? तो एलिफेंट। इसके बाद से देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं? अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं आपके घास के मैदान? तो आपको हो जाता है सवाना, सवाना। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? सवाना। अब इसके बाद से देखते हैं पंपास, पंपास कहाँ पाए जाते हैं आपके? तो पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास। अर्जेंट है, मुझे पास करा दो, मुझे पास करा दो, मुझे अर्जेंट है। वेल्स, वेल्स मतलब हो जाएगा आपका, हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका के में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा वेल्स, वेल्स मतलब चाय फीकी होगी तो उसमें क्या करेंगे? बिल्डिंग करेंगे, बिल्डिंग करेंगे मतलब फिर से बनाएँगे उसको। पटाना आपका हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। बस एक वर्ड याद कर लीजिए आप, श्रीलंका, पटाना, तो आप वर्ड याद कर लीजिए। वो रावण की बहन है शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा को याद कर लीजिए आप। शूर्पणखा जो है राम के पास आई थी। यहाँ से याद कर लेना आपको, पटाना श्रीलंका काहे के लिए आई थी। धुआंधार जलप्रपात आपको हो जाता है किस नदी किनारे स्थित है? धुआंधार जलप्रपात आपका है तो ये हो जाता है नर्मदा नदी किनारे स्थित है, नर्मदा। अब नर्मदा से मैं एक वर्ड हमेशा बताता हूँ, नर और मादा, नर और मादा। तो नर मादा जहाँ पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? धुआंधार, है ना? धुआंधार युद्ध होगा वहाँ पे, क्या होगा? धुआंधार युद्ध होगा। क्यों युद्ध होगा? क्योंकि एक ये नर्मदा एक ऐसी मात्र नदी है जिसमें डेल्टा नहीं बनता है, डेल्टा नहीं बनता है। और स्वर्णरेखा नदी किनारे क्या स्थित है? स्वर्णरेखा नदी किनारे आपका स्थित हो जाता है, स्वर्णरेखा नदी किनारे आपका हो जाता है हुंड्रू जलप्रपात। जोग जोग जलप्रपात कहाँ पर हो जाता है? कर्नाटक में। और इसके बाद से शिव समुद्रम कहाँ पे हो जाता है आपका? कावेरी नदी के किनारे। इसके बाद से देखते हैं अगला नंबर है आपको 44 84 सॉरी 84 क्वेश्चन नंबर 84 में आपको पूछ रहा है कि छत्रपति शिवाजी के महाराज के घोड़े का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम था आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े का नाम था कृष्णा। क्या था? कृष्णा। और इसके बाद से पवन किसके घोड़े का नाम था? पवन अशोक के घोड़े का नाम था चेतक था महाराणा प्रताप का, और नत्यरम्भा जो था पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नत्यरम्भा। इसको ऐसे देखते हैं, प्लेटो किसके गुरु का नाम था? तो प्लेटो के गुरु का नाम था, प्लेटो के गुरु का नाम था। यहाँ देखते हैं प्लेटो गुरु का नाम था सुकरात। क्या? सुकरात। अब याद करते हैं, देखो सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु, सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो, और प्लेटो गुरु का नाम है सुकरात। बाबा नरहरि किसके गुरु का नाम था? तो ये बाबा नरहरि किसके गुरु का नाम था? तो आपका हो जाता है बाबा नरहरि तुलसीदास किसके गुरु का नाम था? तुलसीदास। रामानंद किसके गुरु का नाम था? तो कबीरदास के। इसको ऐसे देखते हैं, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी कहाँ से निकलेगी आपकी? तो साबरमती नदी आपको हो जाता है जयसमंद झील, सॉरी यहाँ पे आपको हो जाएगा जयसमंद झील। जयसमंद झील से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी निकलती है। और बारालाचा दर्रा से चिनाब, जब चुनाव आता है, चिनाब से वर्ड लेना है, जब चुनाव चुनाव आता है तब कोई बड़ा लालच देते हैं, बड़ा लालच देते हैं। मानसरोवर झील से कौन-कौन सी नदी निकलती है? तो आपको हो जाता है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी, सतलज, सतलज। और इसके बाद से हो जाएगा आपका 87 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपका हो जाता है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर आपका हो जाता है तमिलनाडु में। तो इसके बाद से देखते हैं, तमिलनाडु में कौन सा मंदिर हो जाता है? मीनाक्षी मंदिर। उड़ीसा में कौन सा मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा में आपका मंदिर हो जाता है, उड़ीसा में आपका मंदिर हो जाता है, आप बाद में देखेंगे। और दिल्ली दिल्ली में अक्षरधाम अभी हमने पढ़ा था। और इसके बाद से राजस्थान में आपको मंदिर याद करने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद से देखते हैं मंडोक कहाँ का लोकगीत है? तो मंडोक आपका कहाँ का लोकगीत हो जाता है? तो मंडोक आपको हो जाता है, मंडे को क्या करेंगे? मंडे को जाएंगे गोवा। कहाँ जाएंगे? गोवा। मंडे को कहाँ जाएंगे? गोवा। इसको से देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपका हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपका हो जाता है मूल शंकर। क्या हो जाता है? मूल शंकर। और इसके बाद से हो जाता है विष्णुदत्त। विष्णुदत्त किसका नाम था? चाणक्य का। चाणक्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद से लड़ने के लिए आगे किया था, और इसने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। देवव्रत किसका नाम है? देवव्रत नाम है भीष्म पितामह का। रत्नाकर वाल्मीकि का नाम है। वाल्मीकि नाम क्या है? रत्नाकर। इसके बाद से देखते हैं टोडा जनजाति कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ पर निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आपको हो जाता है ये तमिलनाडु। कहाँ पर हो जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो तोड़ा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर, वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? इसमें कोई विकल्प नहीं रखा, तो आप इसको बताइए वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके बाद से देखिए 12वें नंबर है, रोड लाइटों में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो रोड लाइटों में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? रोड लाइटों में आपको हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसको से देखते हैं अबिंदुकता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो अबिंदुकता में आपका हो जाता है द्विफोक्सी लेंस। कौन सा? द्विफोक्सी लेंस। इसको से देखते हैं यहाँ पे जीवाणु की खोज किसने की थी? ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपको हो जाएगी ल्यूवेनहॉक।
ल्यूवेनहॉक ने कोशिका खोजी थी। जीवित कोशिका किसने खोजी थी? ल्यूवेनहॉक। लुई पास्चर जो है आपका तो रेबीज का टीका खोजा था। रेबीज का टीका किसने? लुई पास्चर ने खोजा था। और जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने खोजा था चेचक का टीका। और इसने रॉबर्ट हुक ने खोजा था मृत कोशिका। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका किसने खोजी थी? तो ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। इसको वैसे तो अर्थशास्त्र के जनक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र के जनक का नाम है, आपका यहाँ से हो जाएगा अर्थशास्त्र के जनक का नाम हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक बहुत चर्चित है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। अरस्तू से आपको बना लेना। सिकंदर गुरु का नाम था अरस्तू। सिकंदर गुरु का नाम था अरस्तू। और अरस्तू को किसका मतलब जनक मानते हैं? तो अरस्तू किसका जनक मानते हैं? तो अरस्तू को किसका जनक मानते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तू को। हेरोडोटस किसके जनक थे? तो हेरोडोटस इतिहास के जनक। चरक, चरक जो थे आपके आयुर्वेद के जनक थे। आयुर्वेद के जनक किसको कहा जाता है? चरक को। इन्होंने चरक संहिता लिखा है, उसमें आयुर्वेद के बारे में पूरा बताया है डिटेल में। बैकरण निम्न में से किस किरण की खोज की थी? तो बैकरण ने किसने किरण की खोज की थी? तो आपको हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्रो ने की खोज की थी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। किसकी? गामा किरण। और इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया आपका पैराबैंगनी किरण है और अब अल्फा किरण। जो ओज़ोन परत है, ओज़ोन लेयर है। ओज़ोन ये लेयर जो सूर्य से किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है और वो वापस भेज देती है, जिससे हमको कैंसर जैसी बीमारियाँ नहीं होती हैं। मतलब पराबैंगनी किरणों को कौन रिफ्लेक्ट करती है? ओज़ोन परत। ओज़ोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ओज़ोन को नापने की इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा डाप्सन इकाई। अब इसके बाद से देखते हैं अल्फा किरण। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो किरणें होती हैं, जो मतलब किरणों की तीव्रता जो सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा किरण में होती है और सबसे कम होती है अल्फा किरण में, आपको याद रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? ये इसका निर्माण हुआ था 1900 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1955 हो जाएगा आपका। और इसके बाद से हो जाएगा 1969 में क्या हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस बाद से देखते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी आपको सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद से जो सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी तो ये मतलब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और मीरा कुमार जो थी तो लोकसभा अध्यक्ष थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। और उसके बाद से हीरालाल जी कानिया जो थे तो प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो कहानी आप लिखे हैं हीरालाल जी कानिया है, हीरालाल जी कानिया ऐसे जी कानिया, कहानी गलत हो जाएगा आपका। हीरालाल जी कानिया कौन है? तो महिला का ये हो जाती है आपका प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हीरालाल जी कानिया थी। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपको देखना गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपको कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हो जाता है मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। भारत में कौन स्थित है? तो भारत में हो जाता है थार। थार गाड़ी कहाँ पे चलती है? भारत में। उत्तर अफ्रीका में कौन-सा स्थित है? तो उत्तर अफ्रीका में आपको हो जाता है सहारा। कौन-सा हो जाता है? सहारा। यूरोप से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यूरोप से नहीं आपको याद करना है। सहारा जो है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन-सा है? सहारा है। ज्वालामुखी मंदिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन-सा? हिमाचल प्रदेश। राजस्थान जो है आपका, तो राजस्थान में क्या स्थित है? तो राजस्थान में आपका स्थित है राजस्थान में आपका क्या स्थित है? और इसके बाद से देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या स्थित है? छत्तीसगढ़ में आपका है मामा भांजा। क्या? मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में हो जाता है मामा भांजा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका सास बहू। और राजस्थान में आपका चूहों का मंदिर। अब बताइए जिसके पास अनाज रहेगा उसके पास चूहे रहेगा, अनाज किसके पास रहेगा? राजा के पास। राजस्थान में चूहों का मंदिर। छत्तीसगढ़ आपका हो जाता है मामा भांजा। छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है? मामा भांजा। तो मामा जो है अपने भांजे को कहाँ से फेंक देगा? छत से फेंक देगा। ग्वालियर में क्या होता है? इलाज होता है। इलाज कौन कराएगा? सास का इलाज कौन कराएगी? बहू। वीडियो अगर आपको सही लगी है, कंटेंट हमारा आपको समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक